हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लखनऊ में आयोजित भाजपा की एक दिवसीय बैठक यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर चिंतन तो हुआ, लेकिन ये आत्मचिंतन न होकर दूसरों पर चिंतन ज्यादा लग रहा था। भाजपा की कम सीट क्यों आई, ये यक्ष प्रश्न का सामना उतनी कठोरता से नहीं किया गया। इसका अनुमान लगाया गया था, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें सामने रखी जो काबिले गौर है। इनमें सबसे प्रमुख बात है भाजपा के अति आत्मविश्वास की, ओवर कॉन्फिडेंस की। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में बताया कि जब आप ये मान लेते हैं कि हम जीतने वाले हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा भाजपा को लेकर फैलाए गए झूठ पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला जो कई बार मन से ये कह चुके थे कि 400 सीट आने पर संविधान बदल देंगे। बहरहाल एक दिवसीय बैठक में ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी करके और थोड़ा बहुत विश्लेषण करके ये बैठक खत्म हो गई। लेकिन इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और वो फैसला ये है कि भाजपा एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर सियासी मैदान में उतरेगी। भाजपा का लक्ष्य आगामी उपचुनाव जीतना है। उपचुनाव से पहले भाजपा को विपक्ष के फैलाए गए उस भ्रम को भी तोड़ना पड़ेगा जिसमें कहा गया था कि 400 सीट मिलने पर भाजपा संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि एक हाथ में समता का निशान आरक्षण पर झूठे प्रचार का सामना करेंगे और दूसरे हाथ में संविधान रखकर संविधान बदलने को लेकर फैलाई गई अफवाह का सामना करने में मदद मिलेगी। क्या भाजपा की नई रणनीति कामयाब होगी? इसका उत्तर पाने के लिए उपचुनाव के परिणाम तक शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। सबसे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। भाजपा का जो एजेंडा रहा है झूठ बोलने की राजनीति करना, वो जो है भाजपा उस एजेंडे पे बिल्कुल तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में महापुरुषों का अपमान हुआ, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ। वो अपनी बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे महापुरुषों का अपमान किया, किस तरीके से जो है भाजपा की सरकार में गुजरात में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको बदल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे कर दिया गया। और इतना ही था तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक नया स्टेडियम बना देते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो नाम बदलने की राजनीति करनी है। जैसे ही इनको चुनाव परिणाम का अंदाज़ा लगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम इनके अगेंस्ट रहे हैं, जनता ने इनके अगेंस्ट वोट किया हुआ है, तो ये बुलाते हैं कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद में बोलते नहीं अब हम रिक्त पदों की भर्ती करेंगे, पर क्या हुआ? बस ये इस तरीके से ही उछल कूद कर सकते हैं। जहाँ तक समता की बात आप करें, संविधान की बात आप करें, चूँकि भारतीय जनता पार्टी विचार बेस कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य और क्षमता पर स्थापित हुई और फल फूलने वाली पार्टी है। संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई क्या कर सकता है, इसको सारे देश जानता है। तो जिस पार्टी की नियत में, नीति में ना संविधान का सम्मान है, ना भारतीय लोकतंत्र का सम्मान है, वो आरक्षण की बात करे, वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करे, कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। देश ने अच्छी तरीके से कांग्रेस की कल्चर को और कांग्रेस की पॉलिसी को देखा है। चलिए, आज जो बैठक हुई है उससे जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उसमें कई सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी ने जो लोकसभा में खराब प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे क्या सही तथ्यों तक बीजेपी पहुंच पाई है, या जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही हैं अपर्णा दीक्षित, अजीत विशाल कांग्रेस से, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। अपर्णा दीक्षित जी, एक बड़ी बैठक आज हुई, काफ़ी सारे दिलचस्प भाषण हमने सुने। मूल मुद्दा यही था कि आखिर ये खराब प्रदर्शन क्यों रहा, तो किस नतीजे पर पहुंची है बीजेपी इस बैठक के बाद? क्यों हारे आप? देखिए, जो हार की वजह है वो डायरेक्ट यही बोला गया है सभी के माध्यम से, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, संविधान बदल देंगे और अपनी जाति बिरादरी की राजनीति करने वाले, पीडीए का नारा देने वाले। अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को कैसे किस प्रकार से नाम बदलने की राजनीति करते हैं। तो राम बदलने की राजनीति लखनऊ से दूर क्यों हट गए आप? अम्बेडकर पार्क को जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया, आप पीडीए का मुद्दा देते हो और अपने ही बातों पर अड़े नहीं रहते हो। ये राजनीति सिर्फ यही है और विश्लेषण यही हुआ है। देखो, जो भी त्रुटियां रही थी उन पर काम करेंगे, यही बात हुई है पार्टी में। और सभी वरिष्ठ नेताओं ने यही कहा है कि जिस प्रकार से संविधान को लेकर एक बात जो कई नेताओं ने कही आपके पार्टी की,
एक बात जो कई नेताओं ने कही आपकी पार्टी की, अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ा रीज़न था जिसके चलते कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अभी भी जब आप मंथन करते हैं उसके बाद भी आप दूसरे दलों पर दोषारोपण कर रहे हैं बजाय अपनी भूल को समझने के लिए, तो क्या कैन आई से दैट इट्स स्टिल यू आर इन ओवर कॉन्फिडेंस? अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते तो ये क्यों कहते आत्मविश्वास नहीं, कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि अगर कार्यकर्ता उस हिसाब से लगा होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जब सब मंथन हुआ है तभी बात निकलकर सामने आई है और इस प्रकार का आपको बताया गया है। माटी में भी इस प्रकार की बातचीत चल रही थी, ये जितने मन से सबको लगना चाहिए था उतने मन से नहीं लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो ये स्थिति हुई है कि मन से नहीं लगे, जो भ्रम की और भय की राजनीति हुई है उस पर भी हम काम करेंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि अपर्णा जी, क्या बीजेपी को लगता है कि जिस तरह की राजनीति अब तक उत्तर प्रदेश में होती रही या बीजेपी ने अब तक की है वो अब आउटडेटेड हो चुकी है? देखो, आउटडेटेड होती तो क्यों हम दोबारा से सत्ता सरकार में आते? इस राजनीति तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की सीटों की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की रणनीति आपकी रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आउटडेटेड राजनीति कैसे हो सकती है जब विकास की राजनीति ही हम कर रहे हैं? विकास अगर छोड़कर किसी और नाम को अपना लेना, वो अलग अलग मुद्दे बदल लेना, ये आउटडेटेड राजनीति करके छोड़कर एक मुद्दा छोड़कर दूसरे मुद्दे पर जाना, ये विश्लेषण तो ठीक बात नहीं कि हमने ये आउटडेटेड हो गया। इसलिए क्योंकि जब आप 2014 में आए थे तब आप अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, उसके बाद 19 में आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास आप बात कर रहे थे। आते 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 अब आप आ गए 400 पार पे। ऐसा लगा कि आपके मैसेज में जनता ही नहीं है, आप अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है अब किसी की। आपने 4 प्रश्न पूछे एंकर महोदय, एक भी प्रश्न का पूरा जवाब नहीं हो पाया, उससे पहले आपने मुझे टोक दिया। खैर, मैं इसका भी जवाब दिए देती हूँ आपको। देखो, अगर ऐसा होता कि अपने ही उसमें उलझ गए, अपने ही उसमें रह गए, तो आज हम फिर से ये बात नहीं कर रहे होते। आज आप चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि हमने मंथन किया उस विषय पर, सबके सामने मीडिया को बुलाकर बाकायदा अपने मंथन को हमने जग जाहिर किया है कि किस प्रकार की राजनीति हुई थी, किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया था, किस प्रकार से भय फैलाया गया था संविधान को लेकर। ये राजनीति से हम ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता को समझाने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे की, अपने फायदे की राजनीति करती है। उनको मतलब नहीं है कि विकास भी चल रहा है इस देश में वो या उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल मैं मानती नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक और नया चेहरा लाने। चलिए कुछ इशू आ रही है तो ये भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री सभी चैनल यही चलाने का कार्य कर रहे हैं कि इस प्रकार से आउटडेटेड राजनीति होगी। कतई आउटडेटेड नहीं है, कैसे आउटडेटेड हो सकती है? राजनीति तो वही है और वही करेंगे, बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर हम बदल देंगे कि जिस प्रकार से भय और भ्रम की राजनीति है उससे हम जनता को समझाएंगे और ये समझाने में अवश्य सफल होंगे हमारे कार्यकर्ता महोदय, हमारे कार्यकर्ता बंधु। इस पे और भी आगे सवाल आपसे पूछूंगा जो आउटडेटेड राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी, भूपेन्द्र चौधरी के द्वारा भी, उस पर जरूर आऊंगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं जो आरोप आपने लगाया। अजीत जी, तो मंथन के बाद इसी नतीजे में पहुंचे कि आप लोगों ने जो है भ्रम फैलाया था जनता के बीच में और जनता कहीं ना कहीं उस भ्रम के छलावे में आ गई और उसका फायदा आपको मिल गया। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी डिवाइस अनम्यूट नहीं है। जी, मैं कह रहा था कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश में पिछले 10 सालों से। और जो ये बात कर रहे थे कि मतलब संविधान के नाम पे भ्रम, ये क्या आप हिंदुस्तान की पूरी जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? जो आपके द्वारा कही हुई बातों को ये जनता नहीं समझ पा रही है। आज पूरा देश भुखमरी, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी की दर क्या है? 71% के ऊपर 71% युवा बेरोजगार है। हर एक महंगाई आसमान को छू रही, छोटी छोटी सब्जियां 100 रुपए किलो पहुंच रही है। देश आज इतनी विषम परिस्थितियों में आ गया है, पूरे देश में बाढ़ ऐसी स्थिति है। पड़ोस का जिला है शाहजहांपुर, पूरा कितने हफ्ता बीतने जा रहा है जहाँ 5-5 फुट पानी भरा हुआ है पूरे शहर में। बरेली मोड़, ऐसी विषम परिस्थितियां लाकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है। और रही यहाँ पर बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि आप जातियों को बांट रहे हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। जिस प्रकार से जातियों को बांट रही है, तो बिना मतलब की, बिना सरपैर की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी का बस्ता पैक हो चुका है।
जैसा कि दिल्ली में उनके खिलाफ पूरी बन चुकी है उत्तर प्रदेश योगी में। आदित्यनाथ जी के एग्जैक्ट शब्द है कि रामकृष्ण और शिव की परंपरा को आपने लहूलुहान किया है। अरे वो तो उनको कुछ जब करना ही नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं की, महंगाई पे बात नहीं की, देश के शिक्षा, युवाओं, किसानों, महिलाओं पे बात नहीं की। ये हमेशा चुनाव 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 की बात करते हैं। अब ये फिर से मीटिंग पर अजय जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है ना कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने पहले मेडन स्पीच में धर्म की और संप्रदाय की ही बात कर रहे थे उनके 1 घंटे 40 मिनट के भाषण में। माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि जो संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का और देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करके जो राजनीतिकरण करने का भाजपा ने काम किया, हमें उससे ऊपर उठना है, देश को ऊपर उठना है और देश जागरूक हो गया है। और इसीलिए भाजपा के विपक्ष में वोट करके भाजपा को आईना दिखाने का काम ठीक है, किया। भाजपा ये की बात स्थिति उतनी अच्छी नहीं है अजीत जी, मान लेते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या कांग्रेस की है? आपका प्रदर्शन में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इसके लिए क्या पूरा क्रेडिट जाना चाहिए इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी? अभी तक ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा कारण रहा है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि वापस लौटी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसके लिए, लेकिन अपने दम पर अपने संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? एक बड़ी चुनौती। अभिषेक जी, ये समय बड़ा विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये एक इंडिया गठबंधन में वे सभी लोग जो देश के संविधान को, देश की अस्मिता को, देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं, वे सभी एकत्र हुए और देश को बचाने के लिए उन्होंने इस चुनाव में अपना मतदान किया है। आप पूरी एक व्यवस्था है, एक पूरी जो लोगों की भावना है, वो इस चुनाव में देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के सामने इस चुनाव में अपना मतदान करके ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक देश में शासन करेगी, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो हम देखते हैं बीजेपी काफी ज्यादा कड़ा रुख उनका रहता है, बहुत ही तीखे तेवर रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन बीजेपी बड़ी सॉफ्ट नजर आई। खासतौर से भूपेंद्र चौधरी जी ने जिस तरह से कह दिया कि कांग्रेस जो है वो भस्मासुर है और वो जो है आपके मुस्लिम वोट जो है ले लेगी, इस तरह के बयान आए, थोड़ा कंसर्न शो कर रही है बीजेपी आपके लिए, क्या कहेंगे इस पे? अनम्यूट कर दिया सर आपकी डिवाइस। आवाज आ रही? जी स्पष्ट है, बोलिए। जी देखिए अभिषेक जी, इस समय का माहौल बहुत मजेदार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है और जनता से उसका कनेक्ट लगभग कट गया है। मतलब वो जनता को मुंह दिखाने लायक बची नहीं। वास्तविकता ये है, इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही टूट रही है। उसके ही नेता बयान ऐसे ऐसे दे रहे हैं, चाहे मोती सिंह हो, चाहे रमेश मिश्रा जी हो विधायक, जिससे बात खुल करके सामने आ रही है कि भाजपा कितनी कमजोर पड़ी है। भाजपा को कोई मत देना ही नहीं चाहता है। खासतौर से दलित वर्ग पूरी तरह से पछ रख के हमारे साथ आया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से आया है। इनको अपने आरक्षण बचाने के लिए आया है। आरक्षण ही नहीं मिला। अरे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, क्या हालत हुई? 30 लाख नौकरियां निकाली नहीं गई, क्या हालत हुई? जो परीक्षाएं हुई भी वो भी लीक कर दी गई। लगातार सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए, आउटसोर्सिंग की गई। इस तरह से हक मारा गया है, हक छीना गया है। दलित वर्ग बेचारा जो है वो अभियों पर आरक्षण पर बहुत बेस करता है, बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति सुधरती है उससे। वो नहीं मिला उसको। सवाल इस बात का है, किसानों की हालत देख लीजिए, एक एक करके गिनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। किसानों के ऊपर थाल गाड़ी चढ़ाई गई, हजारों किसान शहीद हो गए। सवाल इस बात का है कि नौजवान और किसान ये दोनों ही बेचैन है, दोनों ही परेशान है। आम जनता का हाल है, उसका दुख दर्द कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई की इस तरह से मार पड़ रही कि आए अशोक जी, सवाल ये भी है कि आज जिस तरह से मंथन हो रहा था उसमें इस बात को भी लेकर चर्चा थी कि आने वाले समय में उपचुनाव तो है ही, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, तो उसके लिए बीजेपी को अभी से जमीन बनानी होगी, तैयारी करनी होगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में कहां पर खड़ी है? खासतौर से इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अब केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहेंगे, उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की, तो सभा की क्या तैयारी है? खासतौर से मैं पूछूं तो इंडिया गठबंधन के साथ। जी,
सवाल इस बात का है अभिषेक जी, सब अब आपने समाजवादी पार्टी पे आप आ गए। समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। आज पीडीए, उत्तर प्रदेश का ही पीडीए नहीं, आज उत्तर प्रदेश के पीडीए ने जो कमाल किया है, जिस तरह से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ों ने भी, ब्राह्मण ठाकुर ने भी इनको वोट दिया है, इस बार सर्व समाज ने इनको वोट दिया, वैश्य ने वोट दिया है। सवाल इस बात का, ये सर्व समाज हमारे साथ है। जहां हम जीते हैं वहां जीते हैं, जहां हम हारे हैं वहां भी हमको बहुत बड़ा मतदान मिला है, बहुत अच्छा वोट मिला है। ये मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश ने 240 पर रोक करके भाजपा को कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पीडीए खड़ा है, और ये पीडीए पूरे देश में खड़ा है। आज पीडीए पूरा देश के जाग गया है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं और 2 सीटें खाली खाते में गई हैं भाजपा के। ये गिरावट शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो उखड़ गए हैं ये, उत्तर प्रदेश में धरती ही नहीं बची इनकी। ठीक है सुजीत जी, एक बात तो वाकई माननी पड़ेगी सुजीत जी की उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में सरप्राइज तो बहुत किया है, क्योंकि जब एक समय में अखिलेश यादव नतीजों से पहले बोल रहे थे कि हम 50 सीटें जीतने वाले हैं, तो हम उस पर हंस रहे थे कि नहीं इतने तो नहीं हो सकते, 20-25 बोलते तो मान भी लेते। एंड देन इट कम एज अ सरप्राइज कि वो जो आंकड़े बोल रहे थे वैसे ही आए। और आज जो मंथन हुआ, बाहर पार्टी के ही नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मंथन जो भी बैठक हुई उसके बाद जो बयान निकलकर सामने आए उसमें पार्टी ज्यादा हमलावर विपक्षी दलों पर नजर आई, बजाय अपनी जो गलतियां हैं उनको लेकर। एक सेकंड दीजिए समय, हमको 30 सेकंड में दे दीजिए बोलने के लिए। नहीं, हाँ। इन्होंने मंथन जो किया है उसमें कोई मंथन कर ही नहीं पाए हैं। ये समाजवादी पार्टी का ही बराबर नाम लेते रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली सुजीत जी से था। सुजीत जी आपके पास आऊंगा मैं। उनको खाया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। जी 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 देखिए, जी भारतीय जनता पार्टी का जो कल के जो बयान रहे हैं, जाहिर सी बयान है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तविक रणनीति होगी वो रणनीति कभी मंच पर नहीं आया करती हो। ये स्थिति हमेशा रही है। जैसे पिछला चुनाव रहा, तो पिछला चुनाव अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे भय की राजनीति हुई। भय की नहीं, भ्रम की राजनीति रही है। भ्रम की राजनीति से ही जो है ये चुनाव पलटा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गया है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों पर सिमट के रह गई है। कांग्रेस को बहुत इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस तो उधारू वोट पर अब मुस्कुरा रही है, और उधारू वोट के बाद उसको देने के लिए उसके पास कुछ है भी नहीं वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी के सहारे एक राष्ट्रीय दल खड़ा हुआ है। वास्तविकता यही है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी आत्मचिंतन पूरी तरह से नहीं किया है जी, और वास्तविकताओं से अलग हट करके वो बात मैं इसी पे आना चाहूंगा। सुजीत जी, आपने कहा भ्रम की राजनीति हुई है, तो ये भ्रम की राजनीति किसके कारण हुई? क्योंकि अगर फैजाबाद में लल्लू सिंह ने जो बयान दिया, आप उस बयान को देखें, उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्या भाजपा के नेताओं को इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए उसके कारण ये हालात बने? अभिषेक जी, संविधान बदलने का जो पर्याय उनका था वो दूसरा कुछ था, और उठा करके लेकर आरक्षण पर खड़े हो गए ये लोग। उनका विषय आरक्षण पर नहीं था। बार बार मोहन भागवत से लेकर के, नरेंद्र मोदी से लेकर के, अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ विभिन्न मंचों पर कहते रहे हैं कि आरक्षण के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर आप याद करें, एग्जैक्ट उन्होंने कहा था कि संविधान को बदलने के लिए 2/3 चाहिए। हाँ, संविधान बदलने के लिए 2/3 चाहिए, ये तो हमारी व्यवस्था है। लेकिन संविधान बदलने किस विषय पर संविधान बदलने के लिए? आरक्षण पर संविधान बदलने के लिए या अन्य किसी पर? आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं दिख रहा है। जैसे उसका मैं उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश में जितने लोकसभा के प्रत्याशी हारे हैं, इन लोगों ने पूरा का पूरा ठेकरा उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ दिया। मैं एक उदाहरण आपको दूं। एक जिले में कहा गया कि जिलाधिकारी ने 36,000 लाइसेंस विरासत के नहीं किए, लिहाजा 36,000 गुणे 5 बराबर इतने वोट हमको कम मिले और मैं चुनाव हार गया। विभिन्न कलेक्टर्स जो हटाए जा रहे हैं वो चुनाव हारने के लिए हटाए जा रहे हैं। तो अगर चुनाव हारने के लिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में 37 साल चुनाव की, अगर जिलाधिकारी चुनाव जिताते और हराते, पुलिस अधीक्षक चुनाव हराते और जितवाते, व्यवस्था जो चुनाव हरवाती और जितवाती, ब्यूरोक्रेसी अगर इस पर काम करती, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में या बिहार में लालू प्रसाद यादव नहीं हारते।
पश्चिम बंगाल में नहीं हारती कम्युनिस्ट पार्टी। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं इसीलिए पूछ रहा था बीजेपी से आउटडेटेड पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मंच सजाए, लोगों को बुलाया गया, बसों में भर भर के लोग आए भी, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं रहे। कुछ ऐसी हालत आरजेडी की बिहार में रही है। तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े मंच सजाए, लोगों की भीड़ जुटाई, पर उनको कुछ हासिल नहीं हुआ बिहार में। तो क्या नहीं लगता कि अब ये जो राजनीति है, ये जो कह सकते हैं कि मसल पावर दिखाने की कोशिश होती है, अब जनता उसका इतना प्रभाव उन पर पड़ता नहीं है, वो अब मुद्दों पर ही आपसे डील करना चाहती है, नेगोशिएट करना चाहती है? अभिषेक जी, मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो 3.5 साल की सरकार का पीरियड था, 2007 के पहले का। लोहिया पार्क के बगल में CSI लॉन में एक सभा हुई, और उस सभा में लोगों ने मजदूर बुला लिए छत्तीसगढ़ के लेबर अड्डे से, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आज माताओं और बहनों की संख्या यहां पर्याप्त दिख रही है, जबकि वो हिंदी नहीं समझते थे लेबर। तो ये जो बसों में भर करके आना है, ये तो सत्ता पक्ष के लोग करते रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में लोग नहीं जाते, लोगों को लाया जाता है। ये हमेशा से होता रहा है। कांग्रेस के समय में एक परिवहन मंत्री होते थे, और वो परिवहन मंत्री सरकारी बसों का इस्तेमाल करते थे जी। तो कभी भी जो है सत्ता पक्ष के साथ में ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। ये भारतीय जनता, ये लल्लू सिंह क्या बोले और उसको लोग क्या उठा करके ले गए, वो अलग विषय है। ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया सुजीत जी, पर इस तरह के कई बयान कर्नाटक में, इवन गुजरात में भी पार्टी के नेताओं ने दिए थे। खैर, उसको लंबा नहीं खींचेंगे, समय बहुत सीमित बचा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे अपर्णा जी जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस पूरे भाषण को मैं सुन रहा था। धार्मिक त्योहारों को लेकर आपके पार्टी के मुख्यमंत्री की इतनी भाषा जो है वो इतनी सख्त क्यों है, इतनी तल्ख क्यों है? जब आप बात कर रहे हो धार्मिक सौहार्द की, आप बात कर रहे हो त्योहार की, तो हम मानते हैं कि आपसी सम्मान और सौहार्द से हम त्योहार मनाते हैं। नियम इस लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। आप कह रहे हो कि अगर नियम से नहीं चलोगे तो सबको घर में बैठा दिया जाएगा। किस तरह से ताजियों के लिए पीपल के पेड़ काटे जाते थे, तार काटे जाते थे, घर तोड़े जाते थे। पेड़ तो अगर रास्ते में ट्रैफिक की इश्यूज होंगे, अगर डालियाँ आएंगी तो वो वैसे भी काटे जाएंगे, वो भले ही आम का हो, पीपल का हो या बरगद का हो। तो हम धर्म को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है। जब भी हिंदू और मुस्लिम धर्म की, दो धर्मों की बात आती है, तो इस पर राजनीति लोग करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि उन्होंने किसी विशेष धर्म को लेकर ये नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है किसी भी धर्म को लेकर। अगर आप उत्तेजित होते हैं अपने अपने धर्मों को लेकर, तो आपको घर में बैठिए, आपको उसमें जश्न मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। उनके कहने का आशय ये था, इसको तोड़ मड़ोड़ के लोग। एसटी हसन साहब ने जो एक सवाल उठाया था कि अगर आप डीजे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो आप सभी पे लगाइए, तो उन्होंने क्या प्रतिबंध लगाया? हमने अगर डीजे पर प्रतिबंध लगाया तो हमने मस्जिदों पे माइक पर ठीक है, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में, समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज एक बड़ी बैठक हुई है, चर्चा हुआ है, मंथन हुआ और कई सारे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर अभी भी बीजेपी को विचार करने की जरूरत है। वही साथ ही साथ विपक्ष भी निश्चित रूप से इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर से तब जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, और सभी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कौन अपनी रणनीति में सफल होगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।